नमस्ते, न्यूज तक की गर्मा गर्मी देख रहे हैं आप। और आज हमारे न्यूज रूम का विषय है कि बिहार में महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक है? क्या सीएम फेस के ऐलान के साथ ही अब तेजस्वी गुट के पास कोई बढ़त है? जो इंडिया अलायंस है वहां का, उसको कोई बढ़त है, या फिर एनडीए को एक और अच्छा मौका मिल गया है तेजस्वी के खिलाफ या लालू यादव के खिलाफ गोलबंदी करने के लिए? हमारे न्यूज रूम के पत्रकार एक एक करके उनसे बात करेंगे। तमाम साथी आज जुड़े हुए हैं इस चर्चा में, और खास करके आज हमारे बिहार तक के सहयोगी इंद्रमोहन जी भी हैं। विशेष तौर पर इनका इसलिए भी जिक्र जरूरी है क्योंकि बिहार चुनाव की कमान इन्हीं के कंधे पर है, तक की तरफ से। तो नीरज जी, सबसे पहले आपसे ही ओपनिंग बल्लेबाजी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, मन भर झगड़ा हो जाता है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है, उसके बाद क्या? नहीं, जो आखिरी दांव खेला गया अखाड़े में उसी को माना जाएगा। तो आज मेरे ख्याल से महागठबंधन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद ये महागठबंधन में झगड़ा है, महागठबंधन में असमंजस है, मुझे लगता है ये बातें खत्म होनी चाहिए। और ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बल्कि एक तरीके का एक एज लिया है। अब महागठबंधन के नेताओं के पास सीधे सीधे एनडीए के ऊपर ये आरोप लगाने या ये सवाल करने का मौका है कि एनडीए का सीएम उम्मीदवार कौन है। क्योंकि पिछले दिनों अमित शाह के जो इंटरव्यूज़ हुए और उनमें ये सवाल हुआ कि आपका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट क्या नीतीश कुमार हैं, तो उसमें उन्होंने एक अपने जवाबों के ज़रिए ये एक असमंजस की स्थिति नहीं बल्कि ये साफ कर दिया कि महाराष्ट्र दोहराया जा सकता है बिहार में अगर बीजेपी को ज़्यादा सीटें आई। और भले ही नीतीश कुमार के नाम पर लड़ रहे हों लेकिन वो सीएम होंगे या नहीं होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो इसके अलावा जो नीतीश कुमार ने योजनाएं जो महिलाओं से लेकर और बुजुर्गों से लेकर तमाम जो योजनाएं दी थी, कैश फॉर वोट जिसे कह सकते हैं, उसके टक्कर में तेजस्वी यादव ने भी एक कैश फॉर वोट का पूरा पिटारा खोल दिया है। तो मुझे लगता है कि अब ये जो लड़ाई है जिसमें एनडीए को एज और महागठबंधन पीछे कहा जा रहा था, वहां महागठबंधन ने अपने आप को बराबर लाकर खड़ा कर लिया है और बल्कि मैं कहूंगा कि कुछ मामलों में आगे भी। ठीक है, तो इंद्रमोहन जी, क्या है आपका ओपनिंग रिमार्क? आप क्या सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल वेल है, या हमने देखा कि किस तरीके से कृष्णा लवरू की सीट चेंज हो गई लास्ट मोमेंट में, और पहले झगड़ा होता रहा, कोई नाम नहीं लेता रहा, और अचानक से अशोक गहलोत आते हैं, उसके बाद एक तरीके से मान मनोबल के बाद ये देखने को मिला। सब ठीक है या एज है? देखिए, सब कुछ ठीक होता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 11:30 बजे शुरू होती। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे शुरू हुई। उस 1 घंटे में उसी मौर्या होटल में तीसरे फ्लोर पे चाय पार्टी होती है। उस चाय पर तमाम नेता बैठते हैं, बातचीत होती है, और वहाँ इस बात पे फिर से मुकेश सहनी कहते हैं कि ये ऐसे नहीं होगा कि आप सिर्फ सीएम पद का नाम ले लेंगे, आपको डिप्टी सीएम के लिए भी ऐलान करना होगा। फिर ये बात बनी। अब बताइए कि अगर सारी बात बनी गई थी तो फिर हुई कि जो ये कहा जा रहा है कि आखिरी दाव में जो निकल कर आया उसी की मानिए, लेकिन मैं आपको कहूँ कि आखिरी दाव भी उल्टा पड़ गया। ये ऐसे पड़ गया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिन पहले जब तेजस्वी ने ये ऐलान किया कि जीविका दीदियों को हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, संविदा कर्मियों को परमानेंट कर देंगे, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरी में एक सवाल हुआ कि जो महागठबंधन की किचकिच चल रही है, 243 सीटों पर आपने 254 उम्मीदवार उतार दिए, तो ये कब सुलझेगा? तो उन्होंने कहा इसका जवाब आपको कल मिल जाएगा, सब सुलझा हुआ मामला है। और जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फिर से ये सवाल आया कि इन 11 सीटों का क्या होगा। ये आखिरी सवाल था। फिर से तमाम नेता छोड़ के उठ गए और सिर्फ ये जवाब दिया गया कि ये सीटें हैं, ये मैनेज हो जाएंगी। आपको ये भी बता दूं कि आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन खत्म हो गया और अभी तक सिर्फ 2 ही सीटों पर नामांकन वापसी हो सकी है, यानी कि अब 9 सीटों पर इन्हें फ्रेंडली फाइट करनी होगी। अब ये फ्रेंडली फाइट में अब मैं आपको बताता हूं कि कहां बात फंसी है। गौराबौराम की एक सीट है जहां मुकेश सहनी चुनाव लड़ना चाहते थे, आरजेडी के उम्मीदवार ने सिंबल नहीं लौटाया, नामांकन कर दिया है, अफजल अली खान। अब वो वहां आरजेडी का प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने बाइट दिया है, कहा है कि मैं ही आरजेडी का कैंडिडेट हूं। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का डिप्टी सीएम उम्मीदवार बनाया मुकेश सहनी को। कैंडिडेट है मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके लिए प्रचार करने जाएंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव उस सीट पर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाई के लिए वोट मांगेंगे और अपने भाई के लिए नहीं मांगेंगे, अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए नहीं मांगेंगे। सोचिए कि ये कैसी विडंबना है। ठीक है, तो महागठबंधन की। तो मतलब रजत, ये जो फ्रेंडली फाइट का नाम लिया जा रहा है,
तो देखिए, फाइट तो फाइट होती है, मुक्का चलेगा तो चोट लगेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि टच एंड गो हो जाए। तो सब ठीक है, नहीं है, क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए फ्रेंडली फाइट ये है कि 2 सीटों पे तो वापस ही हो गया, अब आज समय तो है नहीं। अब बात ये है कि यही कमाल की बात है कि अपने प्रत्याशी के लिए नहीं, वीआईपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे तेजस्वी, तो यही तो समझौता है। और क्या होता है, यही होगा भाई। अब आपने किसी को टिकट नहीं दिया तो बागी तो हर पार्टी में होते हैं, बगावत हो जाएगा। इसको आप ये नहीं कह सकते कि आरजेडी ने बगावत कराई है। तो कुल मिलाकर इस पूरे चुनाव में कांग्रेस ने जो एक अच्छा काम किया वो ये किया कि अंत में जो है वो अशोक गहलोत को भेज दिया, और उसका परिणाम आपको चुनाव में दिख रहा है। दूसरी बात कि भाई यही हल्ला था कि 10,000 रुपये मिल रहा है, 10 जरिया मिल रहा है, 10 जरिया मिल रहा है महिला को, तो तेजस्वी ने उसका भी दाव किया है कि हम 30 हज़ारिया देंगे। तो 10 हज़ारिया के सामने 30 हज़ारिया खड़ा है। तो आप ये समझिए कि एक दाव पे एक दाव है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि एनडीए का पलड़ा एकदम एक तरफा है, और अगर एनडीए को ऐसा लग रहा है तो जब जब एनडीए को लगता है कि 400 सीटें आने वाली हैं तब तब उसका बंटाधार हो। ठीक है, अमीश, क्या सोचते हैं आप? क्या लग रहा है, महागठबंधन को ऐसा करने से एज है, या ये तमाम लड़ाई झगड़े के बाद की ये स्थिति बन रही है? देखिए ऋषि, वैसे तो सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन इस सवाल को आज उल्टा पूछा जाना चाहिए था कि क्या एनडीए में सब ठीक चल रहा है। क्योंकि सवाल तो यही था ना कि तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर रहा है महागठबंधन। इस सवाल का जब जवाब मिल गया तो कह रहे हैं आपकी 243 सीट का एक सीट का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देता। अरे भाई, आपने नहीं सुना है, हमने नहीं देखा है इस देश में कि किसी सीट पर 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं और एक जाता है हाथ मिलाता कहता है भैया जी को हमारा फुल सपोर्ट है, कहता है ना। तो आने दीजिए, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है बिहार में। सवाल ये था कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा है किसी गठबंधन के पास। इसका जवाब दोनों गठबंधन के पास नहीं था, न एनडीए के पास में था न महागठबंधन के पास में था। लेकिन आज इसका जवाब महागठबंधन के पास में है, क्योंकि भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से महागठबंधन ने ऐलान किया है तेजस्वी के चेहरे का, उस चेहरे का जिसका विगत 6 महीने से सी वोटर के सर्वे में लगातार नंबर 1 पर है मुख्यमंत्री उम्मीदवार में। तो नंबर 1 चेहरे को अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना लिया, तो अगर आपको इसको नरेंद्र मोहन जी को इसको ताकत नजर नहीं आ रही है महागठबंधन की, तो उनकी नज़र का दोष हो सकता है। लेकिन ये ताकत है महागठबंधन की। दूसरी बात जो रजत ने महत्वपूर्ण बात कही कि नीतीश कुमार, एक तो नीतीश कुमार को आपने इतने कमज़ोर विकेट पर एनडीए ने खड़ा कर रखा है कि एक बार नहीं 4-4 बार अमित शाह कह चुके हैं कि हाँ उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, मुखिया बुजुर्ग हैं, घर के आदमी हैं। लिटरल मेरे शब्दों पर ना जाइएगा, मीनिंग पर जाइएगा। लेकिन चेहरा तो तब तय होगा जब विधायक दल का नेता तय करेगा, अपना नेता तय करेगा। अरे भैया, जब एनडीए का मुख्यमंत्री बन रहा होता है या भाजपा का मुख्यमंत्री बन रहा होता है, सबको पता है कौन मुख्यमंत्री बना रहा होता है। ये जनता, मतलब बिहार की जनता को आप क्या समझे हुए हैं, मतलब धूल समझे हुए हैं क्या बिहार की जनता को राजनीतिक रूप से? तो ये एडवांटेज जो है एनडीए के हाथ से अब फिसल चुका है कि उनके पास नीतीश का एक चेहरा है। अब ये एडवांटेज इंडिया के हाथ में है, महागठबंधन के हाथ में है कि उसके पास एक तेजस्वी चेहरा है। ठीक है, संदीप जी, क्या लग रहा है आपको, सब ठीक है या कुछ गड़बड़ दिख रहा है अभी भी? नहीं, ये गड़बड़ सिर्फ बताया जा रहा है। ये जो महागठबंधन के लोग हैं इनको लग रहा है बार बार कि बहुत गड़बड़ है, ये है वो है, ऐसा कुछ है नहीं। सब कुछ बिल्कुल फिट है, चुनाव बिल्कुल ऑन द लाइन है, हर एनडीए में सब चीज ठीक है। यस यस, एवरीथिंग इज वेल इन जेडीयू इन बीजेपी। अच्छा, और ठीक है, और पूरा बता, पूरी बात सुनो। कोई चेहरे पे कोई दिक्कत नहीं है। चेहरे पे दिक्कत सिर्फ महागठबंधन को है कि हमने मजबूरी में ये सब करके तेजस्वी को बना तो दिया, अब कैसे चलेगा? परिवार नहीं संभल रहा, पार्टी नहीं संभल रही उनसे। पहले परिवार टूटा, तेज प्रताप या तेजू जी को टिकट, वो ना तो टिकट दिया ना उन्हें पूछा जा रहा। अब चुनाव में उन्होंने अलग पार्टी बना ली। जो व्यक्ति परिवार नहीं संभाल पा रहे, अपने बड़े भाई को नहीं संभाल पा रहे, जबकि वो बड़े भाई बार बार हर वक्त कहते हैं कि भैया मैं तेजस्वी का हनुमान हूँ। अब बताओ, राम जी हनुमान जी को छोड़ गए। नहीं, वो तो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, और तेजस्वी अर्जुन है। हाँ, पूरी सुनो। तो अब जब कोई व्यक्ति परिवार नहीं संभाल पा रहा, वो इतना बड़ा बिहार कैसे संभालेगा? ये एक सवाल है, पहला सवाल। दूसरी बात क्या है कि अब जो लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा, अरे नीतीश कुमार ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं, वो बड़ा चेहरा है। वो उन्होंने अपने आप को सुशासन बाबू कह के पूरा बिहार जानता है उनके बारे में। अब जो आगे की जो बातें हैं विधायक दल तय करता है, हर जगह तय करता है। आज तक कोई
पर्ची कौन भेजेगा, ये तो फालतू की प्रोपेगेंडा वाली बातें हैं। तय विधायक ही करते हैं, लेकिन पर्ची बिना से मुख्यमंत्री विधायक के- बनते तो है। बिना विधायक के संदीप, विधायक के लेकिन कुछ होता पर्ची नहीं से है। मुख्यमंत्री जी, बनते तो है, विधायक- ये तो भैया मतलब जब विधायक दल तय करता है बड़ा तो दिल से पर्ची दिखाना बनती है। चाहिए, मतलब नहीं। बनी। ऐसे बड़े नेता भी है जिनका परिवार नहीं संभला लेकिन देश संभला। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब परिवार नहीं संभला, देश संभल रहा है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अब जो पूरी बात है, आप पूरी बात सुनो। उसमें मामला क्या है कि जैसे मान लो ये कह रहे थे अभी 30,000 के, इन्होंने 10,000 के बदले 30,000। भाई 30,000 कितने लोगों को मिलेगा? 1.5 लाख लोगों को मिलेगा। 10,000 कितने लोगों के खातों में चले गए? पूछो जरा उनसे, पूछो कितने लोगों के। सब 1 करोड़ 20 लाख लोगों के खातों में 10,000 रुपये चले चुके। और अभी ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, आगे चलती रहेगी। 3 करोड़ के 3 सवा 3 साढ़े 3 करोड़ के आसपास महिलाओं की संख्या है वहाँ पे, तो ये चलता रहेगा। और ये जो इन्होंने बोला 1.5 लाख का, ये छोटी छोटी बातें, हसगुल्ले बना देना, वो खटाखट फटाफट वाली बातें जो लोकसभा चुनाव में चली थी, उसी तरीके के प्रोपेगेंडा पे चल रहे हैं तेजस्वी जी। और अब वो आपको पता है, बाकी 14 तारीख को हम मिलेंगे, सब बैठेंगे, फिर बात करेंगे इस बारे में। रूपक, क्या सोचते हैं आप? सीएम फेस ऐलान करने से कोई फायदा? महागठबंधन में सब ठीक, क्या सोचते हैं? राजनीति में ना प्रतीकों की बड़ी अहमियत होती है और अक्सर बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो महागठबंधन में उस प्रतीक को सामने पेश कर दिया जिसका चेहरा जो है तेजस्वी यादव बन गए हैं। तो कांग्रेस की तरफ से ये बहुत सेंसिबल डिसीजन हुआ। कांग्रेस पार्टी या विपक्ष अब तक जितने चुनाव हारते रहे उन सारी चीज़ों का ब्लेम आ जाता है कि राहुल गांधी बहुत रिजिड हो जाते हैं, अलायंस की नहीं सुनते हैं, अपनी मन की नहीं सुनते हैं। तो इस बार उन्होंने दूसरे की मन की सुन ली। तेजस्वी की इच्छा थी, आरजेडी कैंप की इच्छा थी कि तेजस्वी सीएम फेस होने चाहिए। वो एक नेचुरल क्लेम था जिसको कि सिर्फ उन्होंने घोषित कर दिया। तो अब ये कहा नहीं जा सकता कि कोई दबाव में किया गया। भाई राहुल गांधी भी बड़ी पार्टी के नेता है ना, उनसे भी कोई आके कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा ना कि भाई आप हमको करिए, तब हम करेंगे। हम क्यों अपनी तरफ से ये गिफ्ट आपको दे देते कि हम मान लेते हैं? तो राहुल गांधी ने ये एक स्ट्रैटेजिकली अच्छा मूव लिया है और जिसका अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। और एनडीए पर इस बात का प्रेशर पड़ेगा कि फिर से वो नीतीश कुमार को पेश करें या उसका ऑल्टरनेटिव पेश करें, वरना तेजस्वी का क्रेज़ रहा है पिछले चुनाव में भी। 12,000 से पिछले बार चुके थे, कम से कम हो सकता है इस ऐलान से उसकी भरपाई इस बार हो जाए। ठीक है, इंद्रमोहन जी आप पहले जवाब दे दीजिए। चूंकि अमित जी आपसे कह रहे थे कि नजरिए का दोष हो सकता है और आपको जो गड़बड़ दिखाई दे रही है उनको लग रहा है कि सब चीज स्ट्रीमलाइंड है, कम से कम तेजस्वी खेमे में। नहीं, मैं नज़रिए का दोष मान लेता हूँ, मेरी नज़र कमज़ोर हो गई। अब 2-3 सवाल हैं, इनके जवाब दे दीजिए, इनके बस जवाब दे दीजिए आप। सब कुछ बहुत बेहतर था। चुनाव की घोषणा कब हुई और चेहरा घोषणा करने में आपने कितने दिन लिए? सब बहुत बेहतर था। सीट शेयरिंग का क्यों नहीं फॉर्मूला सामने आया? कैसे सीटें बटी? 143 सीटें किसके पास हैं? किनको त्याग करना था इस गठबंधन में? आरजेडी को त्याग करना था। कौन सीट के लिए हारा? कांग्रेस पार्टी हारी। जो पूरी बात निचोड़ निकल कर आई उसमें तो यही आया। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास कोई जाकर कहता, अगर राहुल गांधी इस पोजीशन में थे तो 243 सीटें तो पड़ी हुई थी। इतने ही मजबूत हो गई थी वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस, तो चुनावी मैदान में उतर जाती, लड़के देख लेती। तो कांग्रेस ने एक सॉलिड फेस दिखाया ना, वो उन्होंने टफ बार्गेनिंग कृष्णा अलावरुण से की। लेकिन उन्होंने ये बार्गेनिंग का कैसा- नतीजा, सारा बैकग्राउंड कर लिया। टफ बार्गेनिंग क्या है? 70 से आप 61 पर आ गए, 63 टफ बार्गेनिंग का नतीजा 6 सीटों पर कांग्रेस वर्सेज आरजेडी। टफ बार्गेनिंग में नहीं, ये तो पहली बार बिहार में थोड़ी हो रहा है। महाराष्ट्र में उन्होंने फ्रेंडली फाइट की थी, महाराष्ट्र में भी उन्होंने की थी, अलायंसेस में होता है। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में फ्रेंडली फाइट का फॉर्मूला है, वो मॉडल चल रहा है, केरल में चल रहा है, बंगाल में चल रहा है। तो आप 9 सीटों के लिए ये मान लीजिए, मत मान लीजिए कि महागठबंधन पे बता देता हूं में इतना कंफ्यूजन चल रहा है। मैं अब आपको आंकड़ों पर बता देता हूं। जिन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है उन सीटों पर जेडीयू चुनाव जीती है, वो भी तब जब पिछले चुनाव में चिराग पासवान के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे 25 से 30,000 वोट लाए हैं, तब जेडीयू 10,000 से जीती। अब आप फ्रेंडली फाइट के नतीजे देख लीजिएगा इस चुनाव में क्या होगा। दूसरी बड़ी बात, मैं आपको यह भी कह देता हूं कि जो कैंडिडेट लड़ाए गए हैं, जो कैंडिडेट उतारे गए हैं आखिरी समय में, जिनको घर पे बुला बुला के सिंबल दिया गया, तस्वीर आई सामने, ये पार्टी कोई और है, सिंबल नेता किसी और का था जो रात को ट्रांसफर हुआ और सिंबल पे चुनाव लड़ने के लिए गया। मैं यहां से भी मान लेता हूं कि चलिए तेजस्वी और मुकेश सहनी की अगुवाई में चुनाव हो जाएगा, लेकिन ये चुनाव होगा कैसे? आप क्या मुकेश सहनी की बात मान लेंगे? मुकेश सहनी की पार्टी का कैंडिडेट आज भी बैठा है,
नहीं वो तो वहाँ किसकी वोट बात नहीं माने? काटेगा। गठबंधन के साथियों की बात नहीं मानी जानी चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं भाई? लेकिन अब देखिए, ये जो रूपक जी ने कहा कि फ्रेंडली फाइट एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा ना। जिस सीट पर आपका, इस लॉजिक में कितना दम है कि जिस सीट पर नीतीश जीते थे पिछले चुनाव पर, उस पर फ्रेंडली फाइट नीतीश के फेवर में जाएगा? ये आपने कैसे प्रिडिक्ट कर लिया कि वहां पर जाति का इक्वेशन क्या है? मोहनिया सीट का उदाहरण लीजिए, मोहनिया सीट राजद का सिंबल कैंसिल हुआ और अब जो कैंडिडेट निर्दलीय को सपोर्ट मिल गया है पासवान को, वो किसका वोट काटेगा वहां पर? अब तो मुझे लग रहा है कि मोहनिया की सीट की अगर बात करेंगे बिहार की, जहां पर राजद का सैंपल, राजद के प्रत्याशी का नामांकन चुनाव आयोग ने कैंसिल कर दिया, वो राजद के फेवर में चला गया। लगता है कि राजद लोग बिहार में कह रहे हैं कि ये संयोग नहीं था, ये प्रयोग था। उनको पता था कि चंदौली का देंगे पता अपने प्रत्याशी का, उसका सिंबल कैंसिल होगा और हमारा रातों रात ये प्रत्याशी हो जाएगा और इसकी काट अब एनडीए के पास में नहीं होगी। तो ये संयोग है या प्रयोग है? आप फ्रेंडली फाइट भी मत कहिए, आप फाइट ही कहिए, लेकिन बात यह है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, उसका एक बड़ा मैसेज है, एक महा ऐलान जिसको बोलते हैं, महागठबंधन का महा ऐलान, उसमें महाजोश आ गया। आमतौर पर सीएम डिजिग्नेटेड का जो फ्रेज इस्तेमाल होता है ना, जब राज्यपाल सीएम को बुलाते हैं, आज जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मनोज झा होस्ट कर रहे थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सीएम डिजिग्नेट तेजस्वी यादव। तो आप समझिए कि जो एक छोटी सी भी बात इसको मान लिए तो वो महागठबंधन के लिए वो नहीं, कितना ठीक बड़ा है, काम वो तो करेगी। देखिए, वो तो मनोज झा तो उनकी पार्टी के ही हैं, तो वो तो ये करेंगे ही। नीरज जी, सवाल ये है कि क्या इस पूरे नेगोशिएशंस में और ये जो पूरा बार्गेनिंग चला जिसके बाद तेजस्वी को ऐलान किया गया, इसमें दो बड़े सवाल हैं जिसको हमको थोड़ा देख लेना चाहिए कि क्या यहां कांग्रेस गेन में रही? क्या राहुल गांधी जो चाहते थे करना वो आरजेडी के सामने वो कर पाए? और दूसरा, तेजस्वी को बतौर सीएम चेहरा कांग्रेस के मुंह से ऐलान करवाना कांग्रेस के लिए बेनिफिशियल रहेगा या नुकसानदायक रहेगा? मैं आपको लगभग 2 साल पीछे लेके चलता हूँ। पिछले 18 से 24 घंटे की राजनीति में मैं आपको कांग्रेस वर्सेस समाजवादी पार्टी का एक प्रकरण गिनवाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में लठ बजे हुए थे। क्या क्या नहीं कहा कमलनाथ ने, मैं यहां दोहराना नहीं चाहता। उसके बाद जनवरी 2024 में आ जाइए, चुनाव को 4 महीने बचे हुए थे। हर रोज़ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं की बैठकें हो रही थी। हम लोग बैठ के यहाँ प्रोग्राम किया करते थे कि ये महागठबंधन तो वैसे ही इंडिया गठबंधन तो डूब ही चुका है, और अब उत्तर प्रदेश में जहाँ कांग्रेस का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, समाजवादी पार्टी लगातार हार रही है, वहाँ भी ये गठबंधन के नाम पर लड़ाइयों के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। फाइनली चुनाव से पहले गठबंधन हुआ और 2024 के नतीजे देख लीजिए। यहाँ पे ये लॉजिक मत दीजिएगा कि लोकसभा और विधानसभा अलग अलग होता है। मैंने आपके सामने एक तस्वीर पेश की है। तो किसी भी गठबंधन में, कोई गठबंधन मुझे बता दीजिए, खास तौर पर नहीं, मेरा सवाल, मैं वही सवाल पर जवाब चाह रहा हूं कि राहुल इसमें कितना सफल हुए हैं अपने मकसद में, जो वो बिहार में एक तरीके से कांग्रेस बिल्कुल मरनासन पर लेटी हुई थी। क्या उन्होंने आरजेडी के सामने कांग्रेस को मजबूत कर लिया है? क्या तेजस्वी इस बतौर सीएम फेस अनाउंस होने से कोई फायदा होगा? देखिए, बिहार में कांग्रेस को मजबूत कर लिया है से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को मजबूत कर लिया है एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे, एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे, एक जिस तरीके से एक मैच्योर पॉलिटिक्स कुल मिलाकर सामने आई है, उसे हम 70 से 61 सीटें होने के चश्मे से नहीं देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी परसेप्शन के नजरिए से बिहार में मजबूत हुई है, और राहुल गांधी ने जो अपनी यात्रा की थी उसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन राहुल गांधी की कुल मिलाकर जो एक राष्ट्रीय छवि है, उसका फायदा महागठबंधन को मुझे लगता है कि होना चाहिए। लेकिन जो बड़ी पिक्चर है, जो आज की पिक्चर है, मेरे हिसाब से ये है कि महागठबंधन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके एक बड़ा स्ट्रोक लगाया है, जिसे मास्टर स्ट्रोक हम बार बार कह सकते हैं। एक आखिरी बात, कार्यकर्ताओं के सामने क्लियर फोकस है। अब महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं के पास एक क्लियर फोकस है कि उन्हें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाना है।
ठीक है संदीप, क्या लगता है तेजस्वी यादव ने, एक रीजनल पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी को अपने अंगूठे के दम पर दबा दिया कि बोलना पड़ेगा, अनाउंस करना पड़ेगा, वो छोड़ दीजिए, डिप्टी सीएम का भी पोस्ट अनाउंस हो गया, उसके बाद ये भी कहना पड़ा कि अजी 2 ही कास्ट को संबोधित कर पा रहे हैं, तो और भी जो दूसरी जातियां हैं वहां से भी लोगों को डिप्टी सीएम बनाने का काम किया जाएगा। तो मतलब तेजस्वी का नाम अगर लिया भी जबरदस्ती कांग्रेस से दिलवा दिया गया अगर इस पूरे खींचतान के बीच में संदीप, तो क्या लग रहा है कि बहुत सारे नीचे पहिए भी लगा दिए गए हैं? नहीं देखो, ऐसा है कि दिक्कतें तो पूरी महागठबंधन में सब कुछ ठीक, जो पिक्चर आज देखी गई, सब लोग नेता बैठे थे, इस तरीके से लगता नहीं जैसे पिक्चर दिखाई गई है। और 243 की जगह जैसे इंद्र मोहन ने कहा 255 उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक चल नहीं रही हैं सामने सामने। ठीक है, बस सिर्फ जनता के सामने पिक्चर को दिखाया जा रहा है। राहुल गांधी जी, अब देखिए, राहुल चुनाव का जब अनाउंसमेंट हुआ उससे पहले राहुल गांधी बिहार में बहुत कुछ चल रहा था, वो खुद बिहार में मौजूद थे, यात्रा निकाल रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब अभी आप 2-4 दिन से देखोगे उनका पिक्चर से गायब ही हो गए हैं वो, ना बिहार में उनका कुछ दिख नहीं रहा है मामला। मीडिया से, अब मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें राहुल गांधी बिहार की पिक्चर से कोई, जैसे वो पहले दिख रहे थे, वो जब उन्होंने वो वोट चोरी वाले मामले उठाए, ये उठाया, फलाना उठाया, जिस तरीके से वो गुबार बना हुआ था वो बिल्कुल पिक्चर से आउट दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी चीज़ को देख के लग रहा है, मुझे लग रहा है तेजस्वी यादव जो हैं वो बिल्कुल कांग्रेस को वहाँ से बिल्कुल, जो कह रहे हैं कि यात्रा के बाद कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा, मुझे लग नहीं रहा बढ़ेगा, मुझे लग रहा है वो बिल्कुल खत्म कर देंगे। और कौन है बिहार में? वो बीजेपी पूरी की तरफ तरीके से कौन कर रहा है प्रचार बिहार में? बीजेपी तो पूरी बीजेपी बिहार में है भाई, पूरी 60 कांग्रेस कर रही है। 62 कौन कर रहा है? लोगों का, राहुल- 62 राहुल लोगों का। गांधी नहीं है ना? राहुल गांधी कहाँ है? अरे तो बीजेपी कहाँ की है तरफ से राहुल गांधी? कहाँ है? नाम अमित बताइए। शाह जी, अमित शाह पहुंचे हुए हैं भैया, अशोक अमित शाह गहलोत पहुंचे हुए हैं, अशोक गहलोत अमित पहुंचे शाह हुए हैं। स्ट्रेटेजिस्ट, अशोक गहलोत वो इसलिए पहुंचे हुए हैं, पलट देंगे सीनियर- चुनाव को, अशोक गहलोत, चुनाव सीनियर को लीडर पलट ऑफ देंगे। कांग्रेस पार्टी। पिछली बार से ज्यादा सीटें सीनियर- लेके आएंगे, सी- अमित शाह ने कमान संभाल ली है अशोक वहाँ पे। गहलोत है, आप देख मुझे ही नहीं बताइए, रहे। आप मुझे बड़े बताइए से बीजेपी जितने का कौन strategists, प्रचार कर रहा है बिहार में? अमित शाह राजनीति पहुंचे का हुए हैं। जादूगर, सर अमित शाह राजनीति का जादूगर कहा जाता है अशोक जादूगर गहलोत कौन? को। जादूगर अशोक कौन? गहलोत का वो ऐसा जादूगर जादू, राजस्थान नहीं जिता अशोक पाए, गहलोत का ऐसा राजस्थान नहीं जादू जिता पाए, कई दफा पिटवा दिया जीता चुका है, राजस्थान, कई राजस्थान नहीं दफा जिता जीता पाए, चुका है, वो बिहार कई जितवाएंगे जो दफा राजस्थान नहीं जीता जिता। चुका है, कई अपना दफा राज्य अशोक हार गए, गहलोत ने- अपना अशोक राज्य हार गहलोत- के अशोक बिहार को गहलोत- जितवाएंगे वो। इसका मतलब कैसी आपको बातें कर political रहे हो? history नहीं अमित पता शाह है जी अशोक पहुंच गहलोत चुके की। हैं, आप आप देखो अबोध हैं अमित कि अगर आपको अमित शाह political पहुंच history चुका नहीं है। पता है अरे अशोक भैया, गहलोत आप नहीं, की। ऐसे अशोक नहीं होगा। गहलोत आज के नेता नहीं है, 40 साल अच्छा की ठीक है, राजनीति ठीक है, है ठीक है, अशोक ठीक है, गहलोत। ठीक है, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, वो सुनो। एक एक करके। हारने वाले का जवाब मैं आपको देता कोई हूँ। हार- एक व्यक्ति को सह प्रभारी बनाया गया है, बात पूरी विधानसभा करने दो। चुनाव नहीं जीत पाए बात वो, पूरी करने दो भैया। तो बिना विधानसभा चुनाव भाई- जीतने वाले को अगर प्रभारी बनाया जा सकता है जी, जी। तो राजस्थान हारने वाला बिहार जिता भी सकता है। अरे ये तो भैया, पार्टी की स्ट्रेटजी है। आरजेडी में तो देखो इतने सालों से चुनाव जीत रहे हैं, उन कहाँ हैं वो आज? तेजस्वी यादव के ने कहाँ आ रहे हैं? आप फालतू की पटांग बातें कर रहे हो। आप पहले ये बताइए राहुल गांधी पिक्चर में कहाँ हैं? पिछले 3 दिन से कहाँ हैं बिहार की पिक्चर में? 4 दिन से कहाँ दिख रहे हैं वो? यही तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की जो कमी महसूस की जा रही है शिद्दत से, वो आप भी महसूस कर रहे हैं। जब महागठबंधन की जब अरे वो महागठबंधन वो तो की- भाग, वो समझ गए, बाद में जवाब कैसे दे पाऊंगा? समझ गए। मान लिया जब वोट अधिकार यात्रा भी कर रहे थे तो देश तोड़ने और बांटने का काम कर रहे थे, फिर वो उसके बाद से वो 15-20 दिन से दिखे नहीं तो कमी महसूस हुई। आज जो महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रविशंकर प्रसाद की भी हुई ना। जी, जी, बिल्कुल। उनके हाथ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज एक पोस्टर दिखाया। वो पोस्टर महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वॉल लगी हुई थी उसका था, जिसमें कि सिर्फ तेजस्वी की फोटो थी, राहुल गांधी तो रविशंकर प्रसाद भी राहुल गांधी को मिस कर रहे हैं। और तीसरी बात, जो तेजस्वी और राहुल और महागठबंधन की बात कर रहे हैं ना, अगर तेजस्वी यादव इतने ही सक्षम अकेले थे, 143 लड़ रहे थे, तो फिर उनको कांग्रेस जैसी कमजोर पार्टी के राहुल गांधी से ये कहवाने की क्या जरूरत थी कि तेजस्वी ही सीएम बनेंगे? वो कह लेते कि तेजस्वी, आरजेडी का पूरा कैडर कह सकता था कि तेजस्वी ही सीएम है, कांग्रेस की जरूरत नहीं है हमको। तो नहीं मैं कांग्रेस यही कह रहा मैं हूं वही कि कह रहा हूँ, आप कांग्रेस जो अगर जो कमी महसूस कांग्रेस कर रहे थे कांग्रेस राहुल दब गांधी दब के बात कर राहुल रही है, गांधी भारत जितनी जोड़ो भी यात्रा रीजनल के पार्टीज के उसी सामने कमी को कांग्रेस पूरा दब करने क्यों के लिए रही है? मौजूद हैं। सवाल ये है, रीजनल पार्टीज के सामने कांग्रेस दब क्यों जाती है? जब वो नेशनल पार्टी है, उसको चुनाव जीतना हाँ, वो है, शिवसेना वो की दब तरह- क्यों रही है रीजनल भाजपा पार्टीज के शिवसेना सामने? की तरह- सवाल इस बात का है, कहाँ दबी? कांग्रेस दब कहाँ रही है दबी? रीजनल पार्टीज के सामने। रीजनल सीटों पार्टी का का सौदा करने में कांग्रेस कामयाब नहीं हो पा रही है रीजनल पार्टी के सामने, ये बड़ा सवाल है। अरे रीजनल पार्टी इस सवाल का जवाब राहुल गांधी को ढूंढना पड़ेगा। जब तक रीजनल पार्टी के सामने लोकतंत्र कांग्रेस में कम झुकती से कम रहेगी, कांग्रेस वो लोकसभा मगरमच्छ तो जीतने नहीं का बन गई है सपना ना, पूरा नहीं जो हो शिवसेना सकता को है। खा जाए। मैं जरा आप सहयोगियों को खा जाए। बेसिक बात कांग्रेस के पे
अंदर अभी ये राजनीतिक कल्चर सहयोगी नहीं को आया। खाने की बात नहीं है। हाँ, बात महाराष्ट्र इस का बात उदाहरण को- है। बात इस महाराष्ट्र संदीप का जी को उदाहरण है। खाने और छीनने की बात नहीं हो रही है। मैं यहाँ पे। जरा बात यहाँ पे राजनीति की हो रही है। सहयोगी को राजनीति मजबूत की बात बनाया हो रही है। जाता है। मजबूत बनाना सहयोगी को चाहिए, कमजोर नहीं बनाया बनाया जाना जाता है। चाहिए, लेकिन झुकना तो नहीं चाहिए। आपका कार्यकर्ता झुकना वहाँ नहीं काम कर रहा कहते है। हैं। 5 इसको साल पॉलिटिकल वो पोजीशनिंग 5 साल वो कहते हैं। पोस्टर लगाएगा इसको कांग्रेस से। राजनीतिक वो टिकट उसको रणनीति मिलेगा कहते नहीं। हैं। टिकट संदीप जी, मिलेगा नहीं। कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता को टिकट सारी मिला सीटों है। पे आरजेडी लड़ेगी। कांग्रेस के वो कार्यकर्ता कार्यकर्ता का को क्या टिकट होगा? मिला हुआ है। कार्यकर्ता का मत सोचना। राहुल बिल्कुल, गांधी मैं भाजपा भाजपा कांग्रेस के 101 कार्यकर्ता की नहीं सीट पर सोचेगी। 101 सीट पर लड़ने वाली भाजपा अमित जी, 101 सीट पर लड़ने वाली भाजपा बताएगी। टिकट मिलेगा दुनिया की RJD सबसे को। बड़ी पार्टी ऐसी बातें कर रहे हो 101 सर। सीट पर चुनाव लड़ रही है। राजनीति करनी नीतीश है, कुमार से एक राजनीति। सीट नहीं लिया गया। राजनीति है ये। 110 से 101 पे आ गई बीजेपी, वो नहीं कटी, वहां नहीं कटी टिकट। जेडीयू 115 से 101 पे आ गई। जेडीयू पिछले चुनाव में 115 सीट पे चुनाव लड़ी थी, इस बार 101 पे क्यों लड़ रही है? बीजेपी पिछली बार 110 सीट पे चुनाव लड़ी थी, इस बार 101 पे क्यों लड़ रही है? उनको किसने दबा दिया? उनकी गर्दन पे किसने अंगूठा रख दिया? चिराग जी ने रख दिया होगा। नहीं, किसने वहाँ चिराग जी ने और माझी जी ने रख दिया होगा। आपको लग रहा है? कड़वा अरे भैया, झूठ कांग्रेस हो। कितनी अब सीटों पर लड़ रही है, ये मीठा बताओ। गप। ऐसा अरे नहीं यहाँ होगा। तो देखिए कड़वा यहाँ तो कड़वा गड़बड़ झूठ हो गया। मीठा अरे मीठा नहीं, गप नहीं होगा। 60 नेशनल एक बात पार्टी पर बिहार है, में 60 संदीप सीटें जी, थी, एक 60 बात है, गड़बड़ एक हो बात गया। जो एक ही भाजपा बात के लिए कहूंगा, गलत है नेशनल वो पार्टी कांग्रेस है, के लिए भाई, सही और कांग्रेस जो नेशनल कांग्रेस के लिए पार्टी गलत है। है वो भाजपा के लिए सही। मैं ये कह रहा हूँ ऐसा इस नहीं पूरे है। इस पूरे ऐसी बातें बहस कर रहे के हो बीच में मैं ये बात कह रहा हूँ जिस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी की आपने बात की, राहुल गांधी को बहुत मिस किया संदीप जी ने कि वो बिहार में नहीं है। मैं ये इंद्रमोहन जी के इनसाइट के आधार पर बता रहा हूँ। मैं इंद्रमोहन जी के बगल में बैठता हूँ, दर्शकों को बता दूँ तो मैं इनसे बिहार का इनसाइट लेता रहता हूँ। इंद्रमोहन जी का कहना है कि बिहार में 2 दलित समुदाय, एक पासवान जिन्हें पासी कहते हैं लोग, और एक मुसहर मांझी, यानी जिनके नेता जीतन राम मांझी हैं कथित तौर पर, मतलब उनकी अपनी पार्टी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा दलित समुदाय है, वो किसे वोट करता है और उसका नेता कौन है? उसके नेता 2 लोग हैं इस वक्त बिहार में। एक राहुल गांधी, क्योंकि वो इस वक्त पूरे देश में बहुजनों के नेता बन रहे हैं, और दूसरी वाम की पार्टियां जो बिहार में काम करती हैं। मैं पासी और मांझी को हटा के बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ पासी को आप चिराग पासवान से जोड़ रहे हैं। पासवान, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, आप देखिए इस बात को, मैं ये बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि जिस तरीके से ओबीसी और ईबीसी का बंटवारा हुआ है, ठीक उसी तरीके से दलितों में भी और आप अलग अलग हुआ नीतीश है। कुमार को क्यों छोड़ रहे हैं फिर? वो ईबीसी के नेता है, सबसे बड़े ईबीसी के नेता है। ये बात को हर कोई बात कहेगा, मैं बात दलितों की कर रहा हूं। लेकिन उस मैं महादलितों की बात कर रहा हूं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहा हूं, हाँ। जिसके लिए जाके बसपा भी लड़ रही हो, चंद्रशेखर भी लड़ रहे हैं। तो उनके बहुत सारे stakeholders हैं। उनके बड़े जितने, मैं आप 2 धड़े को हटा दीजिए तो बाकी जो बड़े धड़े हैं उनकी 2 पार्टियां महागठबंधन के साथ हैं। एक पार्टी जो है वो कांग्रेस है, जिसके नेता राहुल गांधी हैं, और इस देश में राहुल गांधी को दलित उनको अपना नेता मान रहे हैं, इसके उदाहरण भी हैं। और दूसरी लेफ्ट है, वो भी महागठबंधन के साथ ठीक है। है। ये भी एक बात है। ठीक है, ये जो इंद्रमोहन जी, मैं आप कुछ कह रहा ऐड था, कर जहां से ये सवाल शुरू हुआ था कि आप राहुल गांधी को मिस कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें दे दी, दिलवा दी बिहार में, तो इसे लेकर भी कई आंकड़े आए। लेकिन इन आंकड़ों को लेकर अगर आप देखें तो एक बात बहुत गौर करने वाली थी कि जिस कांग्रेस के लिए कहा गया कि भाई वो पार्टी मैनेज कर ले रही है सीटें, उसमें 70 सीटें इससे पहले लड़ी। इस बार उनकी सीटें कम हो गई, और ये भी कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग में कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही थी कि हमें ऐसी सीटें दे दी जाती है 35 जिस पे हम चुनाव हार जाते हैं, ये हारने वाली सीटें नहीं चाहिए। अब इस बार जब उनकी सीटें कम हुई, कितनी 60 61, और लेकिन उनके पास सीटें वही हैं, मतलब हारने वाली सीटें अभी भी आपको दे दी गई है। तो आप सोचिए कि किसका प्रेशर चल रहा था, किसकी बात बनाई गई वहाँ पर। अमित जी और रूपक जी एक बात कह रहे थे कि सिंबल और प्रतीक, चुनाव बड़ा प्रतीकात्मक होता है। तेजस्वी यादव अब प्रतीक हो गए हैं कि सीएम फेस डिजिग्नेशन, पास में ही था, खैर वो शपथ भी ले सकते थे। खैर अब बात इस बात की कि चुनाव में मोहनिया की सीट पर क्या होगा। मोहनिया की सीट पर सिंबल किसका होगा? क्या वो आरजेडी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं? तो निर्दलीय प्रत्याशी है। टेक्निकली ये इशू लड़ेगा, बहुत अगर सही जीत आपका, जाएगा तो RJD बहुत के बहुत साथ आ जाएगा। बहुत यही मैं, जब वो टेक्निकल इशू है, अब बताइए कि आप एक एक वोटर को जाके पहले समझाइए, पहले आप समझाइए कि इस सिंबल पे 5 पार्टियां महागठबंधन की 7 लगी होंगी, उस 7 पे एक और सिंबल लगाइए, कोई भी XYZ छाप, बेलन छाप, रोटी छाप, जो छाप हो जाए। अब उसके बाद आप उसको बताइए कि इनको हम समर्थन दे रहे हैं, और ये वो भी तब जब अभी से ठीक 6 तारीख को चुनाव हो जाएंगे। 4 तारीख को पहले फेज का पर चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा शाम को, तो आपको सिंबल भी समझाना है वहाँ।
ठीक है, तो अब क्लोजिंग रिमार्क लेंगे दोस्तों सबसे कि एक तरफ से नीतीश कुमार का नाम उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और मुख्यमंत्री जो कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं अमित शाह, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात साफ तौर पर कही है कि विधायक दल चुनेगा, तय करेगा कि कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, लेकिन नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सामने में तेजस्वी यादव का चेहरा नाम आगे कर दिया गया है। लेकिन अगर हम नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव को देखें तो बेनिफिट किसको जाएगा, किस पर जनता ज्यादा यकीन करेगी, किसका एक्सपीरियंस किस पर भारी पड़ेगा, यह सब देखना समझने की चीज है। तो रजत, क्लोजिंग कमेंट आपका तेजस्वी और नीतीश की स्थिति में, क्या नीतीश कुमार को अभी भी एज नहीं है उनके सुशासन का? देखिए, इस सवाल को आप वहाँ भी छोड़ सकते थे कि एज किसको है, आपने सवाल को लोड कर दिया है। ये आप क्या है कि मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ कि इस पे जवाब मैं कर रहा हूँ कि जब आप किसी सवाल पूछते हैं ना, तो पत्रकार इतना चालाक होता है कि वो कोई भी किस्म का जवाब निकाल सकता है, क्योंकि सवाल लोड किए जा सकते हैं। आपने सवाल लोड किया कि सुशासन बाबू का चेहरा क्या। अब मैं ईमानदारी से जवाब देता हूँ। दरअसल क्या है कि नीतीश कुमार को एक एज है, वो एज उनके सुशासन बाबू की छवि से ज़्यादा उनके ईबीसी होने का एज है। बिहार में ये नज़र आता है। नीतीश के साथ दिक्कत ये है कि वो बीमार नज़र आ रहे हैं और इसको तेजस्वी ने मुद्दा बनाया है, और एक टायर्डनेस है क्योंकि लंबे समय से वो मौजूद हैं। तेजस्वी के साथ फ़ायदा ये है क्योंकि इस पूरे चुनाव में कोई भी उस तरीके का फेस नहीं है, और फेस को अब ज़्यादा मजबूत किया गया है क्योंकि अब गठबंधन ने कह दिया कि ना भैया यही जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये एज है। जो दिक्कत है वो गठबंधन में है कि लोग सीट पर, जो बात इंद्र मोहन जी कह रहे हैं कि वो जो तकनीकी दिक्कतें हैं, और मुझे लगता है कि चुनाव ज़्यादातर तकनीक में होता है, बहुत सारे दाव पेच होते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल, लेकिन अगर माहौल बन रहा है तो लोग माहौल के साथ जाते हैं। ठीक है, संक्षेप में अमीश जी आपका क्लोजिंग टिप्पणी इस पर पूरे क्या है? देखिए, जो बात अभी हो रही थी कि सीएम का चेहरा ऐलान हो गया, ये ट्रिगरिंग पॉइंट है ना हमारी चर्चा का। तो इसका क्लियर कट एडवांटेज देखिए महागठबंधन को जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन में ना अब कांग्रेस और लेफ्ट सहनी, इनके सभी के कार्यकर्ता, राजद के तो हैं ही, इन सभी के कार्यकर्ताओं को क्या कहना है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए। ठीक, उनके पास क्लियर कट चेहरा है। लेकिन जो चिराग पासवान के कार्यकर्ता हैं वो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जो मांझी जी के कार्यकर्ता हैं वो मांझी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जो नीतीश के कार्यकर्ता हैं वो नीतीश के मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जो सम्राट चौधरी के कार्यकर्ता हैं वो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जो विजय सिन्हा के कार्यकर्ता हैं वो विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। यानी कि एनडीए में सरफटौल की नौबत है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर, और इसको एक्सपोज किया, ये पॉलिटिकल ब्लंडर किया अमित शाह जी ने, जो बिहार में जाकर उन्होंने किया है। और इसको जो कांग्रेस के जादूगर हैं अशोक गहलोत, इसको उन्होंने आज बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छे से एक्सपोज किया। जो अमित शाह का पॉलिटिकल ब्लंडर था, पॉलिटिकल ब्लंडर क्या था कि जिस भाजपा के पास आज बिहार में अकेले दम पर लड़ने लायक एक चेहरा नहीं है, उसके पास ले देकर एक ही चेहरा था नीतीश कुमार का, उस चेहरे को भी भाजपा ओन करने के लिए नहीं तैयार है। ये बात बिहार की जनता को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई। और राजनीति के चाणक्य कथित तौर पर जो आप लोग उनको विभूषण दे रहे हैं, जैसे अभी आपने नीतीश कुमार को मिला हुआ है, क्यों मिला हुआ है? बिहार 20 सालों में सुशासन का नतीजा है क्या? तो ये सिर्फ इकलौता मेरा नहीं, तो नहीं ये है। आपने कहा ना, ये टैग बिहार 20 साल में सुशासन की तरफ नहीं गया है, बिहार पिछड़ेपन की तरफ गया है। देखिए, मैं आपको एक बात बता, नहीं बहुत ईमानदारी से पिछड़ा गया है, आप ये बात मानिए। सुशासन का टैग इसलिए मिला, बार बार ये बात कही जाती है, किसी भी पब्लिक से पूछिएगा कि जिसने 90 का दौर देखा है उसको ये लगता है कि नीतीश कुमार ने एट लीस्ट जो किया है, अभी आज दिल्ली में एनकाउंटर हुआ है, चार अपराधी मारे गए हैं। हाँ। बिहार के अखबारों को आपने लगता है पढ़ना बंद कर दिया है ऋषि जी, रोज उठाकर पढ़िए बिहार के अखबारों को। क्राइम की खबरों से बिहार के अखबार रंगे हुए हैं। किस बिहार की बात कर रहे हैं कि सुशासन आ गया है बिहार में? यह सब केवल एक मिथ है जो नीतीश कुमार के पीआर ने यह फैला रखी है इस मिथ को। खैर, मुद्दे पर आते हैं कि जो एडवांटेज की बात है, जो एडवांटेज की बात है वो अब तेजस्वी के समर्थकों को और महागठबंधन को यह नहीं समझाना है कि मुख्यमंत्री किसे बनाना है, बल्कि ये एनडीए को बताना है कि मुख्यमंत्री किसे बनाना है। और चूंकि तेजस्वी बिहार के सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं, ये सर्वे भी कह रहे हैं, इसलिए इसका एडवांटेज निश्चित तौर पर महागठबंधन को ठीक है। संदीप, आपकी क्लोजिंग टिप्पणी क्या रहेगी? क्या
फायदा मिलेगा ऐसा करने से? राहुल ने जिस तरह से अपना समर्थन आखिरकार दिया है, कांग्रेस ने जिस तरह से समर्थन दिया है, कांग्रेस भी बेनिफिशियरी रहेगी इस तरह के फैसले से? देखो, अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा ये बिहार की जनता तय करेगी। महागठबंधन ने सिर्फ अपना नाम दिया है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय करेगी बिहार की जनता। और दूसरी बात, जिसको नाम को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं लोग कि बहुत बड़ा आदमी आ गया, कोई विकास पुरुष है? क्या किया है उन्होंने? क्या किया है? क्या किया है? पता है उनके पास क्या टैग है? जंगल राज बनाने का टैग है उनके पास। ये टैग आसानी से नहीं हटेगा। रोड पे लोग चल नहीं पाते थे बिहार में। आप कह रहे हो सुशासन बाबू का टैग कहाँ से आया? सुशासन बाबू का टैग वहां बिहार की जनता ने दिया है उनको। ऐसी हवा में बोल देते हो कोई भी, सुशासन बाबू कहाँ से आ गए? संदीप, वहां सड़कें नहीं थी, गड्ढे थे, गड्ढों में सड़कें थी, आज सड़कें हैं, सड़कें। ठीक है, विकास क्या हुआ नहीं है? संदीप, आपको फिर कांग्रेस को बेनिफिट होगा, बेनिफिट ना, को आगे करने से? कांग्रेस को कहां, कांग्रेस तो पिक्चर से ही आउट कर दी है। कांग्रेस कहां पिक्चर में दिख रही है? अब पिक्चर में पहले थी कांग्रेस, जब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ तब तक राहुल गांधी हो रही थी बिहार में। राहुल गांधी का बढ़ रहा था, वो उनका वोट बैंक बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। अब कार्यकर्ता क्या करेंगे कांग्रेस के, जिन्होंने पिछले 5 साल पोस्टर लगाए कांग्रेस के, नारेबाजी करी, उनका कौन जवाब देगा? हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता जो लगा होता है उसकी एक इच्छा होती है मुझे टिकट मिले, मैं सीटों पे चुनाव लड़ूं। अब सीटें ही नहीं मिल रही आखिर में, तो ऐसे फिर कहां से वोट बैंक मोबिलाइज, कहां से आएंगे लोग? ठीक है, रूपक जी क्या लगता है, कांग्रेस का ये फैसला सही साबित होगा, कांग्रेस के लिए बेनिफिशियरी साबित होगा, एज मिल जाएगा इससे महागठबंधन को? नहीं, ये चुनावी राजनीति का ना एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आप अगर गौर करेंगे पिछले 8-10 जो चुनाव हुए हैं वहाँ सीएम कैंडिडेट को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ने का सिस्टम जो है वो कांग्रेस ने तेलंगाना कर्नाटक में नहीं किया, हिमाचल में नहीं किया, बीजेपी ने मध्य प्रदेश राजस्थान में नहीं किया। ये रिस्क लिया गया है बिहार में कि चलो बउआ जिद कर रहा था तो बउआ को एक कोई, बिहार में बउआ बोलते हैं छोटे बच्चे को, तो एक बउआ जिद कर रहा था तो चलो उसकी बात ये मान ली गई। तो कांग्रेस इस चुनाव को कतई इस लिहाज से नहीं देख रही है कि ये इससे हमारा बिल्कुल हम जैसे थे किसी ज़माने में वैसे हो जाएंगे। कार्यकर्ता को पता है कि कांग्रेस की अपनी लिमिटेशन है, हर सीट पर वो लड़ने का दावा नहीं कर सकते। 25-30 भी जीत जाएं तो उनके लिए वो एक बड़ी बात होगी। और इन सारी एपिसोड्स के बीच में जो प्रशांत किशोर का जिक्र जो है इसलिए ज़रूरी हो जाता है, जब सीएम की, वो भी तो सीएम के एक दावेदार हो रहे थे ना, मतलब हैं ही हैं जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आता, लेकिन वही चुनाव से बाहर हो गए। मतलब आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो आप सीएम के फेस नहीं हो सकते आप, तो नहीं, वो तो पीछे से बैकडोर से एमएलसी कोटे से आ जाएंगे, वो जो भी है, लेकिन जो मैसेजिंग गई ना कि अगर फ्रंट पर होकर प्रशांत किशोर डिप्टी सीएम कैसे बनेंगे उनको? अगर वो फ्रंट पर होते तो शायद चीजें उनका बहुत फर्क पड़ता। तो एनडीए के लिहाज से ये एनडीए के खिलाफ ये 2 डेवलपमेंट जो हुए हैं, एक तो महागठबंधन में सीएम का कैंडिडेट हो गया, अब प्रशांत किशोर चुनाव से बाहर हो रहे हैं, उनके कैंडिडेट है, उनकी पार्टी है, उसका बीजेपी को कितना फायदा मिल सकता है, क्योंकि एंटी बीजेपी या एंटी जेडीयू वोट जो है वो महागठबंधन और प्रशांत किशोर के बीच में डिवाइड होना था, तो वो अब किसके पास जाएगा अगर प्रशांत किशोर थोड़े से साइड नजर आ रहे हैं तो? ठीक है इरमोन जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। बेनिफिशियरी कौन है इसमें? कांग्रेस को भी कहीं से कुछ गेन होता हुआ दिख रहा है इस तरह के पावर निगोशिएशंस में जहां तेजस्वी को आगे किया गया, या फिर अभी भी नीतीश कुमार को एज है? देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक एज की बात की जाए तो फिलहाल एज तो नीतीश कुमार के पास है। एनडीए को चूंकि उनकी योजनाएं काफ़ी काम कर गई हैं, वो योजनाओं का ज़मीन पर असर दिखने लगा है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेस को एज, कांग्रेस के लिए यहाँ से कांग्रेस के कार्यकर्ता सवाल भी उठाएंगे। आपने दूसरी बड़ी पार्टी कौन सी थी बिहार में महागठबंधन के अंदर? वो कांग्रेस थी। आपने कांग्रेस की तरफ से डिप्टी सीएम के पद का ऐलान नहीं किया, आपने ये कहा कि हम कर देंगे। ये भी हो सकता था ना, किसी दलित चेहरे को आप कहते कि ये दलित चेहरा हमारा डिप्टी सीएम होगा। आपने अति पिछड़ा उधर ओबीसी से आपने चेहरा ले लिया, आपने एक बड़े अपने गठबंधन के सबसे बड़े दल को चेहरा बना दिया। उसके बाद आपने अपने गठबंधन के 4थी नंबर की पार्टी जो सीट शेयरिंग में है, जो सीट शेयरिंग में, उसको आप, वो चूंकि लेफ्ट जो है ना वो सरकार में नहीं आती, उनका थोड़ा वहाँ वैचारिक मतभेद है, तो वो आपने मुकेश सहनी की जिद मान ली। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि कांग्रेस की तरफ से भी एक दलित हो। जिस दलित के लिए आप कह रहे हैं कि हम दलित वोट बैंक अब हमारे पास, देखिए हम तो ये मान रहे थे कि आज आप देखिए उस रैली में इन्होंने क्या किया, उस लाइन में इन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी बिठाया। जिस लोकसभा चुनाव में आप एक नेता को लेकर नहीं घूम रहे थे, आपको आज बिठाना पड़ा। लेकिन आप ये ऐलान, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हैं कि एनडीए के खिलाफ आपको मुस्लिम वोट तो आ जाएगा, लेकिन फिर आप ऐलान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप कह देते मन से कि हम मुस्लिमों को भी प्रतिनिधित्व देंगे। कांग्रेस ने इस चुनाव में अपने आप को नहीं, दलितों को भी देंगे, प्रायोरिटी पर रखा है।
नहीं नहीं, मुकेश सहनी का announcement है। अपने आप को ही वो प्रायोरिटी पे रख रहे थे, बात बनी नहीं वहाँ, दबाव ज्यादा काम कर गया। ठीक है चलिए। तो एक दोस्तों बात मैं थोड़ा हाँ, बस छोटी सी बात कि जो मैं रूपक जी की ही बात को कि कांग्रेस का एजेंडा ना इस समय बिहार में संगठन मजबूती का नहीं है, ये चुनाव की घड़ी है ना, इस चुनाव जीतने का एजेंडा है। तो इस वजह से ये जो भी इंद्रमोहन जी ने बड़े वैलिड सवाल उठाए हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो सवाल वैलिड है, लेकिन इलेक्शन की घड़ी में वैलिड सवाल नहीं है। इलेक्शन की घड़ी में वैलिड सवाल बस एक ही होता है कि चुनाव कैसे जीता जाए, और मुझे लगता है कि संभवतः वो फार्मूला महागठबंधन ने क्रैक किया है। ये गठबंधन को बढ़ाने की, ये जो कह रहे थे अमित जी की गठबंधन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो कि गठबंधन राजनीति को बढ़ाने की बात, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत है, इसलिए वो दूसरों की बात मान रहे हैं। खुद का चलने में दिक्कत है, डिप्टी सीएम खुद नहीं ने कर एक की पाएंगे, वैकेंसी खुद खाली नहीं है। कर पाएंगे। नहीं खाली है क्या, नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क छोड़ दियागा, नहीं वो बताया, जनता तय नहीं करेगी, बताया। जनता तय करेगी नाम। ठीक है, जनता ठीक तय है करेगी। चलिए क्लोज करेंगे अब, चूंकि इतना ही वक्त था हमारे पास। तो दोस्तों आज न्यूज रूम में जो गर्मा गर्मी का विषय था वो ये कि क्या महागठबंधन को सीएम का चेहरा ऐलान करने से कोई बड़ा फायदा होने जा रहा है, या नीतीश कुमार को अभी भी जनता अपनी प्राथमिकता के तौर पर देखती है। वहीं इस पूरी बातचीत में जो बातें निकलकर सामने आई वो ये कि कुछ पत्रकार साथियों का मानना है कि तेजस्वी यादव को जो है एडवांटेज हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ पत्रकार साथियों को यह भी लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बार इस पूरे खींचतान में तेजस्वी यादव ने अपने कब्जे में, अपनी मुट्ठी में करने में कामयाब हुए हैं, तभी उनका चेहरा इस तरीके से ऐलान ऐन मौके पर किया गया है तमाम खींचतान के बाद। तो कैसी लगी आपको यह चर्चा, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए गर्मा गर्मी। धन्यवाद।